एवरीवन वेलकम टू अवर क्लासेस स्टूडेंट्स। आज हम डिवीज़न एल्गोरिथम करेंगे। तो डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है ये हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं। बस मैं एक बार आपको रिकॉल करा दूं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो उसमें मैंने इसकी बात की है इक्वली डिवीज़न एल्गोरिथम। तो डिवीज़न एल्गोरिथम ये होता है जैसे आपने कोई भी एक इंटीजर ले लिया, कोई भी इंटीजर ले लिया। मैंने इंटीजर ले लिया 7, ठीक है, और मैंने एक और इंटीजर ले लिया, वो मैंने ले लिया सपोज 3, और मैं बोल रहा हूँ 3 से 7 को डिवाइड करना है। तो आप इस 7 को आप 3 की टर्म्स में लिख सकते हो। उसके लिए आपके पास दो और इंटीजर्स आएंगे, वो कैसे? ऐसे 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, देखो 7 जो नंबर है वो मैंने लिया था, इसको मैंने b मान लिया। ठीक है, जो 3 नंबर था वो भी मैंने लिया था a, इसको मैंने a मान लिया। तो b और a मैं ले रहा हूं कि 7 को मैं 3 की टर्म्स में लिखना चाहता हूं। ठीक है, तो b मैंने ले लिया 7, a ले लिया मैंने 3। तो हम इक्वली जो ये डिवीजन एल्गोरिथम है ये क्या बताता है? ये बोलता है ऐसे कोई ना कोई इंटीजर आपके पास अवेलेबल होंगे कि जो इस फॉर्म में 7 को लिख पाएंगे। ठीक है, आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको इधर साइड पे करके बताता हूँ। ये 7 को 3 से डिवाइड किया, 3 इंटू 2 6 और ये 1। तो हम लिख सकते हैं 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, अगर आप कोई भी दो इंटीजर ले लो, एक का नाम a ले लिया, एक का नाम b ले लिया, ठीक है, तो आप b को a क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख सकते हो हमेशा। और जो ये q और r है ये इंटीजर्स होंगे, यही बताता है हमें डिवीजन एल्गोरिथम। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने 18 ले लिया, ठीक है, और मैंने ले लिया 15, ठीक है, और मैंने इसको डिवाइड किया, तो 15 1 जा 15 आया रिमाइंडर 3। तो हमने क्या देखा कि जो 18 है उसको मैं लिख सकता हूँ 15 इंटू 1 प्लस 3। मतलब 18 को आप 15 का यूज़ करके लिख सकते हो, उसके लिए आपको दो इंटीजर मिलेंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये डिवीजन एल्गोरिथम है। तो डिवीजन एल्गोरिथम ये बोलता है, डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है? लेट बी एंड ए, क्योंकि आपको भी मैंने बताया, मैंने क्या बताया, ये 18 बी है और ये ए है। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है? बी और ए कोई भी दो इंटीजर्स हैं तो आपके पास, और ये ए पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, जो ये ए है ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो बोलता है आपके पास दो इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे, देयर एग्जिस्ट, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। आपके पास दो इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे जिनका नाम होगा क्यू और आर, और जिनको आप लिख सकते हो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर। आप कभी कभी इसको ऐसे भी लिख सकते हो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मगर जो हमारी बुक्स हैं, ठीक है, उनमें इस चीज को लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसको इग्नोर करूंगा। ठीक है, अब ये जो क्यू है वो क्वोशंट है, ये जो क्यू है वो आप देख सकते हो क्वोशंट है, इसको क्वोशंट बोलते हैं। और जो ये 3 है इसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी समझाया है, जो आपको प्रीवियस लेक्चर अवेलेबल है ऐप में या यूट्यूब पे, उन पे मैंने आपको समझाया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको डिवीजन एल्गोरिथम बोलता है। ठीक है, तो ये डिवीजन एल्गोरिथम है कि ए और बी के लिए आपके पास, अगर आप कोई भी दो इंटीजर लेते हो ए और बी, तो आपके पास क्यू और आर एग्जिस्ट करेंगे कि b इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर आप लिख सकते हो। और इस थ्योरम में एक चीज और है, यूनिकनेस। यूनिकनेस का मतलब है कि आप 7 और 3 को ऐसे ही लिख सकते हो, अगर आप कोई और रिप्रेजेंटेशन लो तो वो नहीं आएगा। ठीक है, आप 7 को 3 की टर्म्स में ऐसे ही लिख सकते हो। अब आप बोलो नहीं सर हम 1/2 कर लेंगे, इंटीजर्स की बात हो रही है। ठीक है, कंडीशन क्या लगाई है उसने कंडीशन ये लगाई है ये इंटीजर होना चाहिए, और ये भी क्या होना चाहिए? इंटीजर। और एक और कंडीशन इसमें होती है जो अभी मैं आपको जब थ्योरम पढ़ाऊंगा उसमें अच्छे से पढ़ेंगे, कि जो ये रिमाइंडर है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, और इससे क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, क्यू से कम होना चाहिए। क्यू से क्या, क्वोशंट से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, और 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये कंडीशन अगर आप लगाते हो तो और कोई नहीं मिलेगा आपको। आप ऐसे नहीं लिख सकते 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 2, ऐसा आप ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, आप ये सोच सकते हो, अभी क्या पता कोई स्टूडेंट सोचे सर देखो 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 2, बिल्कुल ठीक लिख सकते हो आप, मगर देखो कंडीशन एप्लीकेबल है ना हुई। 3 इंटू 3 तो ठीक है, यह आया -2। ठीक है, देखो सुनना ध्यान से, कंसेप्ट बना रहा हूं आपका। इसको क्या बोलते हैं? बी, ये क्या है?
ए, ये क्या है क्यू। मगर आर ने कंडीशन थोड़ा ना सेटिस्फाई की, आर 0 से बड़ा होना चाहिए, ये तो 0 से छोटा है, तो ऐसे आपको नहीं मिलेगी कोई भी। ठीक है, तो ये जो डिवीजन एल्गोरिथम है ये बोलेगा कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो और यूनिक वे में लिख सकते हो, मतलब अगर जैसे मैं लिख रहा हूं आप भी अगर ठीक करोगे आप भी वैसे लिख पाओगे। तो ये थ्योरम है। आइए अब हम इस थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फॉर एनी टू इंटीजर्स, वही बोल रहा है, ए और बी कोई भी दो इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास यूनिक इंटीजर्स आएंगे। यूनिक मतलब मेरे को आपको सबको क्यू और आर सेम ही मिलेगा, सच दैट बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर, और आर 0 से ए के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो ए और बी मैंने दो इंटीजर ले लिए, क्यों लिए, क्वेश्चन में बोला हुआ है, और ए पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अब दो केसेस मैंने राइज किए। अब ये जो थ्योरम्स हैं इन थ्योरम्स को आपको प्रूफ याद रखना पड़ेगा। समझना तो है, मगर आपको थोड़ा सा याद भी रखना पड़ेगा कि इस थ्योरम में हमने केसेस से किया था, उस थ्योरम में हमने इस वे में किया, तो ये आपको प्रैक्टिस से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो दो केस अराइज करते हैं, या तो b 0 हो जाए, या तो ये जो इंटीजर b लिया ये 0 हो सकता है, या तो जो मैंने इंटीजर लिया वो 0 नहीं हो। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर b 0 हो गया, अगर स्टूडेंट्स b क्या हो गया, 0 हो गया, जैसे अगर मैंने b को क्या लेट कर दिया 0, तो इक्वेशन हमारे पास ये है b इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर, और b मैंने 0 कर दिया, तो ये इक्वेशन ऐसी दिखेगी ए क्यू प्लस आर, ऐसी दिखेगी। अब मैं ऐसा क्या इंटीजर ढूंढूं, क्यू और आर मेरे को इंटीजर मिलने चाहिए थे ना जो इसको सेटिस्फाई करे, तो मैं क्यू और आर की क्या वैल्यू डालूं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। अगर मैं क्यू को 0 डाल दूं और आर को भी क्या डाल दूं 0, तो ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू ए इंटू 0 प्लस 0, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। तो अगर b इज इक्वल टू 0 है तो उस केस में, इस केस में मेरे को क्यू को क्या डालना पड़ेगा 0 और आर को भी क्या डालना पड़ेगा 0। तो प्रूफ हो गया ना कि b एक इंटीजर है, तो मेरे को क्यू और आर इंटीजर मिल गए, क्योंकि 0 इज एन इंटीजर है। तो जब b 0 होगा तो वो इतना बड़ा केस नहीं है, उसमें अगर मैं क्यू और आर को 0 डालूंगा तो कंडीशन होल्ड कर जाएगी। तो वही हमने किया, व्हेन b इज इक्वल टू 0, तो मैंने क्यू को भी 0 ले लिया, आर को भी 0 ले लिया, क्योंकि क्यू और आर इंटीजर है तो मैं 0 ले सकता हूं। ठीक है, तो जब मैंने इक्वेशन में डाला जो मैंने अभी आपको बताया, तो ऐसा दिखेगा। इसमें b कौन है 0, a को मैंने एज इट इज रहने दिया। ठीक है, क्योंकि a को 0 पुट नहीं कर सकता, a 0 से बड़ा है, क्यू को डाला 0, आर को डाला 0, तो ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है, ये रिजल्ट आपका होल्ड कर रहा है। ठीक है, अब ये दूसरा केस, ये दूसरे केस के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे केस में क्या किया है पहले मैं आपको समझा देता हूं। दूसरे केस में हमने क्या किया, मानना है b 0 नहीं है, b 0 नहीं है। ठीक है, फिर हमने क्या किए हैं, जो b था वो इक्वेशन हमारे पास a क्यू प्लस आर है, फिर हमने उसके बाद क्या किया, मल्टीपल्स बनाए हैं a क्यू के, a के क्या बनाए हैं, मल्टीपल्स बनाए हैं। a के मल्टीपल्स कैसे बनेंगे, 0 आएगा, फिर क्यू को 1 डालूंगा तो a बन जाएगा, ट्वाइस a बन जाएगा, थ्राइस a बन जाएगा। ये सब मैंने a के मल्टीपल्स ले लिए, ये सब मैंने क्या ले लिए, a के मल्टीपल्स। देखो b 0 नहीं है, कंसीडर द इनफिनाइट सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल्स ऑफ a, तो ये मैंने a के मल्टीपल्स ले लिए। अब इन सब मल्टीपल्स में मैंने मानना कि जो a क्यू है वो सबसे ग्रेटेस्ट मल्टीपल है a का, जो a क्यू है वो सबसे बड़ा मल्टीपल है। मीनिंग क्या है, ये बहुत सारे मल्टीपल है तो इनमें कोई सबसे बड़ा मल्टीपल होगा, और जो सबसे बड़ा मल्टीपल है उसको मैंने a क्यू मान लिया, सबसे बड़े मल्टीपल को मैंने क्या मान लिया, a क्यू। और फिर किस हिसाब से मानना है वो देखो कि जो आपका b है वो a क्यू से बड़ा होगा और q प्लस 1 a से छोटा होगा। इसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूं, पहले मैं दूसरे पेज पे समझाता हूं, नहीं तो उधर गंद डल जाएगा। ठीक है, अगर a क्यू सबसे बड़ा मल्टीपल है, अगर a क्यू सबसे बड़ा मल्टीपल है तो वो इन्हीं में से कोई वैल्यू होगी। ठीक है, मान लिया मैंने कि सबसे बड़ा है 100 क्यू, लास्ट कौन है 100, तो अभी a कौन है 100, तो सबसे बड़ा हमारे पास कौन है 100 क्यू। इधर जो मल्टीपल्स लिए हैं उनमें सबसे बड़ा कौन है 100 क्यू। अब मैंने b ऐसा नंबर मानना है कि जो ये 100 क्यू से बड़ा है, जो ये b है वो हमारा 100 क्यू से बड़ा है। मगर जब मैं इसके आगे जाऊंगा, जब मैं
इसके आगे जाऊंगा, आगे क्यों जाना है, ये देखो क्यू प्लस वन इंटू ए। क्यू प्लस वन का मतलब क्या है, देखो जैसे मैं क्यू को 2 डाल रहा था तो 2a बन रहा था, क्यू को 3 डाल रहा था तो 3a बन रहा था। अब इधर सॉरी ए आ रहा है 100a, ठीक है, इधर क्या आना है 100a। अब मैं क्यू को एक स्टेप बढ़ाऊंगा तो आगे वाला नंबर क्या होगा 101 ने, तो जो मैंने ए क्यू लिया उसको आप 100a मान लो, उससे जस्ट बड़ा कौन होगा 101 ने, तो b एक ऐसा नंबर है जो 100 और 101 के बीच में होगा, 100 और 101 के बीच में होगा। तभी मैं बोल रहा था ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं। देखो दोबारा सुनो क्या किया, b 0 नहीं है मान लिया, फिर मैंने मल्टीपल्स ले लिए a के, क्या ले लिए मल्टीपल्स ले लिए, उन मल्टीपल में सबसे बड़ा क्या माना a क्यू, और a क्यू इस हिसाब से बड़ा माना कि जो b है वो इससे बड़ा है और जो b है वो छोटा किससे है क्यू प्लस वन इंटू ए। इसका मतलब क्या है, अगर बाई चांस आपका a क्यू, अगर बाई चांस आपका a क्यू 6a है, आपका a क्यू क्या है 6a, तो जो b होगा वो 6a या उससे बड़ा होगा मगर 7a से क्या होगा छोटा। अब 7a क्यों लिया, क्योंकि क्यू प्लस वन जस्ट एक स्टेप बड़ा, वो 7 ही आता है। पीछे मैंने 100 और 101 लिया था तो ऐसे लिया, तो ये हमें मानना पड़ेगा ऐसा। फिर जब हम ये मान लेंगे फिर हम इसको कंबाइन करेंगे, b ग्रेटर देन इक्वल टू ए क्यू लेस देन क्यू प्लस वन इंटू ए, और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैंने आगे स्लाइड पे लिखा हुआ है। a मल्टीप्लाई हो गया ए क्यू प्लस ए, ठीक है, सबसे ए क्यू माइनस कर दिया तो इधर आ गया 0, b माइनस ए क्यू इधर आ गया a। ठीक है, अब आपको पता है ये जो b हमने प्रूफ करना है b इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर, और हमारे पास आया b माइनस क्यू ए क्यू इज इक्वल टू आर। मेरे को एक चीज बताओ, b कोई नंबर है क्योंकि इंटीजर है ना, क्योंकि a क्यू सबसे बड़ा इंटीजर है, और b कोई नंबर है, एक नंबर में से दूसरा नंबर माइनस हो रहा है, मतलब एक इंटीजर में से दूसरा इंटीजर माइनस हो रहा है, तो वो भी कोई इंटीजर आएगा, और उस इंटीजर को मैंने r लेट कर दिया, इस इंटीजर को मैंने क्या लेट कर दूंगा r, और जैसे मैं इसको r लेट करूंगा तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। और ये कब हमें देखने को मिलेगा, जब मैंने b माइनस ए क्यू को क्या लेट कर दिया r, तो इसका मतलब क्या है b किसके इक्वल है ए क्यू प्लस आर, ये हमें प्रूव करना था। अभी ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया, अब स्लाइड पे चलेंगे और समझेंगे। ठीक है, देखो मैंने इधर भी एक एग्जांपल आपके लिए लिख के रखी है ताकि आपको अभी आसानी से मैं समझा पाऊं। वही बात, सबसे बड़ा इंटीजर मैंने 5a मान लिया, जब 5a मानना तो क्यू अभी कौन है 5, तो क्यू प्लस वन कौन है 6, और जो b है वो 5 से जस्ट बड़ा मगर 6a से जस्ट छोटा, तो b इनके बीच का एलिमेंट है, ऐसा लिया हुआ है b। अगर आप थ्योरम ऐसे समझोगे, ये पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, या आपके समझने के लिए, तो आपको जल्दी समझ आएगी। अब मैंने इनको कंबाइन कर दिया, फिर वही जैसे मैंने अभी आपको बताया मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ ए क्यू क्या कर दिया माइनस कर दिया, फिर b माइनस ए क्यू को r मान लिया। ठीक है, और जैसे मैंने इसको r माना तो ये a आ जाएगा। ठीक है, और आपके पास आ गया b इज इक्वल टू ए क्यू, और जो r है वो 0 से a के बीच में है। अब मॉड a क्यों लगाया, कि क्वेश्चन में स्टेटमेंट में मॉड a बोला है, और मॉड ही क्यों लगाया क्योंकि a पॉजिटिव है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने b को 0 लिया, जब b को 0 लिया तो q को भी 0 पुट कर दिया, r को भी 0, तो ये कंडीशन तो होल्ड कर गई। फिर हमने b को 0 नहीं लिया, फिर हमने उसके मल्टीपल लिए, उन मल्टीपल में सबसे बड़ा कौन लिया a क्यू से जस्ट बड़ा कौन लिया b। ठीक है, और ये b किससे छोटा लिया, ये b किससे छोटा लिया क्यू प्लस वन a से छोटा किया, उसके बाद कंबाइन किया और हमने सॉल्व कर दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत बार रिपीट किया, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो ये आपका डिवीजन एल्गोरिदम कंप्लीट हो गया कि हर इंटीजर को आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो। अब आपको यूनिकनेस बताना है, यूनिकनेस बताना है मतलब जो जैसे मैं एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ किसी नंबर को, अगर आप एक्सप्रेस करना चाहो आप भी, आपके लिए भी वही नंबर आएगा सेम। तो यूनिकनेस कैसे बताएंगे, मैं मान लूंगा कि इसका a को रिप्रेजेंटेशन है, मैं क्या मान लूंगा, मैं लेट कर दूंगा, अगर पॉसिबल है मैं मान लूंगा कि हम b को a क्यू वन प्लस आर वन के वे में लिख रहे हैं, ये मैंने मान लिया। और हमें ऊपर क्या लिया था, b इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर। अब अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम बोल सकते हैं ए क्यू प्लस आर इज इक्वल टू ए क्यू वन प्लस आर वन।
फिर हमने दोनों को माइनस कर दिया, तो जब AQ1 इस साइड आया तो ये ऐसा बन गया, और ये उस साइड चला गया तो R1 माइनस R बन गया। ठीक है, A क्या ले लिया कॉमन, तो Q माइनस Q1 आ गया, और ये आ गया R1 माइनस R। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, जो R1 माइनस R है उसको A डिवाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर कोई नंबर किसी दो के मल्टीप्लाई में आता है, जैसे 18 है और 18 को आप 2 × 9 लिख रहे हो, तो 2 भी 18 को डिवाइड करता है, 9 भी 18 को डिवाइड करता है, तो जो A है वो R1 माइनस R को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, A किसको डिवाइड कर रहा है, R1 माइनस R को। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। सेम स्लाइड में ऐसे ही लिखे, चलते हैं स्लाइड पे, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। इफ पॉसिबल, मैंने मान लिया कि एक और इंटीजर का सेट आ रहा है Q1 और R1, जो ये कंडीशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। फिर ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, दोनों को इक्वेट कर दिया, ये आ गया। सेम वही प्रोसेस, R1 इस तरफ आ गया, AQ उस तरफ आ गया, कॉमन ले लिया, तो A किसको डिवाइड कर रहा है, R माइनस R1 को। A किसको डिवाइड कर रहा है, R माइनस R1 को। मगर एक चीज देखो, अब मैं आपको समझाता हूं। जो आपने पहली कंडीशन ली वो थी AQ प्लस R, जो आपने दूसरी कंडीशन ली वो थी AQ प्लस 1 प्लस R1, और दोनों केसेस में जो R है वो 0 और A के बीच में है, और इधर भी जो R1 है वो 0 और A के बीच में। मतलब ये आपके पास 0 है और ये आपके पास A है, ये आपके पास कोई R है और ये आपके पास कोई R1 है, यही दोनों का मीनिंग है। ठीक है, मान लिया A आपके पास 100 है, तो R क्या होगा, R बाई चांस 50 हो सकता है, और ये कितना होगा, 60 हो सकता है। ठीक है, अब हमने क्या लिया, A डिवाइड कर रहा है R माइनस R1 को, A किसको डिवाइड कर रहा है, दोनों के माइनस को। तो देखो इन दोनों का माइनस करो, जब आपने इन दोनों का माइनस किया तो वो 10 आ गया। तो हम बोल रहे हैं कि जो 100 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, 10 को। ऐसा हो ही नहीं सकता, 100 थोड़ा ना 10 को डिवाइड करता है, 10 100 को डिवाइड करता है, 100 कभी भी 10 को डिवाइड नहीं करता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। मगर हमारा R है कि जो A है वो R माइनस R1 को डिवाइड कर रहा है, तो ऐसा कब हो सकता है, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको सब डिवाइड करते हैं, वो है 0। तो ऐसा तब हो सकता है, ये पॉसिबल तभी है जब आपका R माइनस R1 किसके इक्वल आ जाए, 0, क्योंकि 0 को हर कोई डिवाइड करता है। 0/100 इज इक्वल टू 0, 0/15 इज इक्वल टू 0। तो अगर A R माइनस R1 को डिवाइड कर रहे हैं और R1 0 और A के बीच में है, तो इन दोनों का माइनस तो छोटा होगा, A तो कभी डिवाइड कर नहीं पाएगा। तो ऐसी पॉसिबिलिटी बस एक ही कंडीशन में है, जब R माइनस R1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वही लिखा है मैंने, बट R माइनस R1 A से छोटा है। क्यों? क्योंकि R भी A में और R1 भी A में है, तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि दोनों का माइनस 0। और जब दोनों का माइनस 0 हो गया तो दोनों बराबर हो गए, और जब दोनों बराबर हो गए, R और R1 बराबर हो गए, तो मैंने इक्वेशन थर्ड में वैल्यू डाल दी, ये और ये बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर हैं तो ये पूरा क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, फिर A तो पॉजिटिव है। अब ये कंडीशन हमें क्या बोल रहा है कि A और इसका मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, और ऊपर से A पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो वो तो कभी 0 होगा ही नहीं, तो इसका मतलब है Q माइनस Q1 क्या होंगे, 0। तो हमारे पास ये भी प्रूफ हो गया कि जो Q1 और Q है वो भी क्या है, सेम। R1 और R सेम है, Q1 और Q सेम है। तो अब मैं ये नहीं बोल सकता अगर R1 और R सेम है, ये R1 और ये R सेम है, Q1 और Q सेम है, तो मैं बोल नहीं सकता दोनों रिप्रेजेंटेशन सेम है। बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो मैंने लास्ट में लिखा कि हमारे पास अगर R1 और R सेम है, Q1 और Q सेम है, तो मैं B को AQ प्लस R भी लिख सकता हूँ और B को AQ प्लस 1 प्लस R1 भी लिख सकता हूँ। तो प्रूफ हो गया कि अगर आप कोई भी दो इंटीजर लो तो आपको यूनिक इंटीजर्स ही मिलेंगे। ठीक है, तो एक काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम है डिवीजन एल्गोरिथम की। ठीक है, इसका प्रूफ आपको एग्जाम में आ जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, तो इसको आप छोड़ना नहीं, इसको मैंने आपको पूरी कोशिश की समझाने की। तो आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ आई होगी। अगर अब आपने ये कोर्स लिया हुआ है, ठीक है, तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बुक में दिखेंगे, मैं वो स्किप करूंगा। वो कुछ वो वाले टॉपिक्स हैं जो मेरे को लगेंगे कि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप ट्रस्ट करो, आपको ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है, अब आपको प्रिपेयर कैसे करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, ये लेक्चर सुनना है। ठीक, सुनते सुनते इसको नोट नहीं करना है, कोई भी लेक्चर आपको सुनते सुनते नोट नहीं करना है। पहले उसको एक बार सुनना है, फिर दूसरी बार उसको नोट करना है, फिर तीसरी बार एक बार और सुनना, चौथी बार प्रैक्टिस करना, क्लियर हो जाएगा।
इतनी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स अभी इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट थ्योरम में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।